गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक जो सर्कुलर मोशन का है उसको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आपका जो ये टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स, ठीक है, ये ऐसी फोर्स होती है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस टाइम पे ये लगती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं ये हमेशा ही सेंटर की तरफ लगती है। आप ये बोल सकते हैं ये जो द फोर्स विच डिविएट्स ए बॉडी, मूविंग बॉडी फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ टू मूव इट अलोंग ए सर्कुलर पाथ। बोलने का मीनिंग क्या है कि जब कभी भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, मान लिया कोई जो ऑब्जेक्ट था वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और सडनली वो स्ट्रेट पार्ट से ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको क्या बोलेंगे? या तो सर्कल की फॉर्म में या तो किसी कर्व की फॉर्म में। तो वो किस कारण मूव कर रहा है? वो कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। तो ये फोर्स जो होती है ये हमेशा जो ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसके ऊपर लगेगी। और ये लगेगी कहाँ पे? ये जो भी होगा उसके सेंटर में लगेगी। जो सर्कुलर पाथ होगा उसके सेंटर में ये फोर्स लगेगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और ऐसी फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ लगती है उसको बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी देखिए कुछ एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन हम सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए निकालेंगे, तो वो जो एक्सप्रेशन है तो इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया कि आपके पास कोई एक जो ऑब्जेक्ट था वो मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ में। जब वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था तो मान लिया वो इस तरह से मूव कर रहा था, तो उसका मैंने रेडियस मान लिया आर, बी उसकी वेलोसिटी मान ली जिसके साथ वो मूव कर रहा था। तो ये सारा मैंने कंसिडर कर लिया। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की कहाँ को लेगी? सेंटर की तरफ लेगी। तो देखिए सेंटर की तरफ ये फोर्स लेगी, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो कंसिडर की जाएगी वो मेरे पास आएगी ए इज इक्वल टू बी स्क्र अपॉन आर। ठीक है, जो फोर्स आई है मेरे पास ये आई है बी स्क्र अपॉन आर के बराबर। अब देखिए इसी तरह से मेरे पास जो दूसरी एक्सप्रेशन आता है फोर्स का वो मेरे पास क्या होता है? वो मेरे पास होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। वो मेरे पास आता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। बट आपको पता है मैंने अभी निकाली ए इज इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? ए की वैल्यू मैंने बोल दी बी स्क्र अपॉन आर। अब जब ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो पुट करने के बाद मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्र अपॉन आर। ठीक है, पिछली वाली जो इक्वेशन थी उसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, जिसमें मैंने ये बोला था ए इज इक्वल टू बी स्क्र अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी क्या काम करेंगे, आपको ये पता है और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि जो ओमेगा होती है वो हमारे पास आती है एंगुलर वेलोसिटी। ये जो ओमेगा होती है ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी आती है। तो मेरे पास जो v है उस v की वैल्यू किसके बराबर आएगी? तो v मेरे पास आएगा r इंटू ओमेगा। या पहले पता आप लोगों को। फिर मैंने क्या काम किया कि f इज इक्वल टू m इंटू मैंने यहाँ पे जो पिछला एक्सप्रेशन निकाला था वी स्क्र अपॉन आर, वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो f इज इक्वल टू मेरे पास आया m इंटू जब मैंने यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी तो यह आया मेरे पास r ओमेगा अपॉन r, और इस पूरे का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहीं पे मैंने यहाँ तक आपको बताया कि आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था और ये आउटवर्ड था, ये भी आउटवर्ड था, ये भी आउटवर्ड था, ये भी आउटवर्ड था। तो ये आपने सारा सपोज कर लिया कि आपने एक पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास m है और r इसकी क्या है? रेडियस है।
तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो आपके पास आती है a=b² ये इक्वेशन 1 आ गई। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास होती है F=ma। तो आप लिखेंगे F=m इंटू ए की वैल्यू पुट कर दी b²/r, ये इक्वेशन आ गई। फिर आपने V=r ओमेगा होता है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी और आपके पास इक्वेशन आ गई F=m/r⍵r²। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास इक्वेशन आएगी मेरे पास इक्वेशन आएगी F=m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। फिर आपको पता है कि जो ओमेगा होता है वो आपके पास आता है 2π/t। अभी इसकी वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी F=m इंटू आर इंटू ओमेगा की वैल्यू आएगी 2π/t का स्क्वायर। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी F=m इंटू आर और ये वैल्यू बन जाएगी 4π² का स्क्वायर। ठीक है, बट आपको पता क्या है, आपको ये पता है कि जो 1/t होता है वो न्यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, न्यू। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1/t जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया F=4π² और साथ में m इंटू आर और साथ में आपके पास आ गया न्यू। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे है, देख लीजिए। मैंने बताया F= कितना आया, F=m/r⍵² आपके पास इक्वेशन आ गई ये। फिर आपने ω= कितना लिखा था, 2π/t होता है, ये वैल्यू पुट कर दी। फिर आपने ये वैल्यू पुट करने के बाद आपने लिखा F=mr इंटू 2π/t का स्क्वायर आ गया। फिर आपने लिखा F=4π² mr/t का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। फिर आपने क्या काम किया, फिर आप यहाँ पे आ गए, फिर आपने यहाँ पे 1/t की वैल्यू पुट कर दी, न्यू आई। ठीक है, जिसको फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो आपके पास F=4π² m इंटू आर इंटू ओमेगा के बराबर हो गई वैल्यू ये। ठीक है, चलिए आगे मैं बात कर रहा हूँ। आगे जो मेरे पास बात आती है वो बात आती है एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, तो जब इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो आपके पास एग्जाम्पल सबसे पहले आता है जितने भी प्लैनेट्स होते हैं जो कि मूव करते हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। और किस कारण मूव करते हैं, ड्यू टू आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स भी लगती है, सन पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। ठीक है, प्लेनेट पे। ठीक है, और वो जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो जो भी उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लेनेट को मूव करने के लिए सन के अराउंड, वो उसको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूँगा, मेरे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा वो मेरे पास आ रहा है कि जैसे कोई आपके पास जो अर्थ है, अर्थ भी कैसे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में। अर्थ आपके पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो वो भी आपके पास एग्जाम्पल किसका आएगा, वो भी आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। देखिए, यदि मैं बात करूं, जो अर्थ है मेरे पास, अर्थ अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल आ गया। सेकंड मेरे पास आ रहा है मून जो है, मून जो है वो मेरे पास मूव करता है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। जब मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करेगा वो भी सर्कुलर पाथ का क्या होगा, आपके पास एग्जाम्पल होगा। अभी ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की वो क्या करती है, मून के ऊपर लगती है। ठीक है, और वो उसको क्या करती है, जो भी उसकी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा आपकी डेली लाइफ में बड़े सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपके पास जो आपके पास एटम होता है, एटम जो होता है, एटम जो होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, अभी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अभी न्यूक्लियस जो होता है उसके अराउंड क्या रोटेट करते हैं, ये मान लिया मेरे पास
कोई एटम है, अभी एटम का ये न्यूक्लियस है, अभी इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे आ जाएंगे या यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो वो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वो फोर्स होती है जो आपके पास चार्जेस के बीच में लगती है। एक चार्ज पॉजिटिव हो, दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, या दोनों पॉजिटिव हो, तब भी उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन की होती है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, उन दोनों के बीच में क्या लगी? एक फोर्स ऑफ क्या लगी? अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगी इसके बीच में। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है चार्जेस के बीच में, वो भी उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाती है। ये एग्जांपल आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के हो गए। नेक्स्ट आपके पास आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? ये आपके पास एक फिक्टिस फोर्स है। फिक्टिस फोर्स का मतलब आपके पास क्या आ गया? मतलब एक इमेजिनरी फोर्स है जिसको हम सपोज करते हैं। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की लग रही है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सेंटर की तरफ, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहां को लगती है? वो बाहर की तरफ लगती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लगती है और सेंट्रीफ्यूगल कहाँ को लगती है? बाहर की तरफ लगती है। तो यहाँ पे ये बोला गया है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगती है अबे सेंटर से बाहर की तरफ, मतलब सेंट्रीपिटल जो लगेगी वो अंदर की तरफ लगी। मैंने पहले बताया आपको सेंट्रीपिटल, ये कोई सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल लगेगी और बाहर की तरफ लगेगी सेंट्रीफ्यूगल। तो इसके लिए यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसी फोर्स जब ये ऑब्जेक्ट पे लगती है अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के बाहर की तरफ सर्कुलर पाथ में, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है जिसका जितना सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, लेकिन क्या होती है? ये इसके अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो आपके पास सेम मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, बट एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट इसके लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में लगती है हमेशा ये। नेक्स्ट बात आती है मेरे पास कि आपके पास ये आपको पता है कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है उसके थ्रू हर एक किसी चीज़ के पास एक्शन और रिएक्शन उसके क्या होते हैं? हमेशा ही इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे अभी हम। मैंने क्या किया, एक स्टोन ले लिया। यूजली आप घर में क्या काम करते हैं? एक स्टोन ले लेते हैं और उसको रस्सी से बांध देते हैं। जब उसको रस्सी से बांधेंगे और उसको रोटेट करेंगे, तो जो आपके पास स्टोन होगा और उसको सर्कुलर पाथ में जब मूव करेंगे हाथ से, ठीक है, तो जो हाथ है, वह हैंड जो है ह्यूमन बीइंग का, वो उसको क्या प्रोवाइड करवाएगा? वो करवाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके ऊपर क्या लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी स्टोन के थ्रू। देयरफॉर जो स्टोन होगा वो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, हैंड के ऊपर। तो जो हैंड के अंदर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और जो स्टोन चाह रहा है कि वो बाहर चला जाए, मान लिया कि ये मेरे पास कोई स्टोन है, ठीक है, देखिए इस स्टोन को मैंने बोला ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, ये कोई आदमी या मैन खड़ा है और वो इससे रस्सी को गोल गोल ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ कुछ बांधा हुआ है। तो जो इसकी तरफ लगेगी वो कौन सी फोर्स होगी? वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। जो बाहर की लगेगी वो कौन सी होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। बात क्लियर होगी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बीच में। देखिए, तो ये जो है, ये आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बीच में आपके पास क्या आ गया? जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया। अब देखिए, जो फोर्स ऑफ रिएक्शन मैंने अभी बताया आप लोगों को, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। मतलब एक्शन जो था अंदर की तरफ वो सेंट्रीपिटल दे रहा है, और जो बॉडी बाहर की तरफ जा रही है उसके बीच में क्या आ रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही है जो उसके ऊपर लग रही है। अभी मैंने बोला जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, जो प्रेजेंट होती है, वो स्टोन पे लगी, ठीक है, जो अंदर की तरफ, वो दूसरी फोर्स इसके बाहर की तरफ लगी, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला गया हैंड के थ्रू।
सच दैट दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ये जो दोनों फोर्सेज होती हैं वो इक्वल भी होती है और साथ में क्या होती हैं, अपोजिट्स भी होती हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स हम इसके डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि कभी मेरे पास जो हैमर था, व्हेन ए हैमर थ्रोन और रिलीज्ड द चेन, हैमर था, उसके हैमर के साथ एक चेन लगाई थी और उसको हम क्या कर रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे और हमने एकदम से उसको छोड़ दिया। जब तक वो गोल गोल घूम रहा था तो किस कारण घूम रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। लेकिन सडनली हमने क्या काम कर दिया, उसको रिलीज कर दिया गया। जब उसको रिलीज किया गया है तो वो टेंजेंशियली बाहर गिरा है। तो जब वो टेंजेंशियली बाहर गिरा है तो किस कारण गिरा है, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है कि जब आपके पास केवल ड्रायर होता है, यदि आपने देखा होगा आपके पास ड्रायर होता है और उस ड्रायर से क्या करते हैं आप, उस ड्रायर से क्या करते हैं कि जो आपके पास ड्रायर के बीच में पानी डाला होता है, तो जो पानी है वो क्या काम कर रहा है, जो वाटर है, वाटर जो है वो क्लॉथ को वेट कर रहा है, किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। मतलब ड्रायर का जो वर्क है वॉशिंग मशीन में, जो पानी को बाहर निकाल रहा है, मतलब साफ कपड़ा साफ होने के बाद जो पानी बाहर निकल रहा है वो किसके कारण निकल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण निकल रहा है। इसके अलावा आपसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ मड की बात करें, यदि आप देखें कि अभी आपके पास कोई व्हीकल होगा, कोई टू व्हीलर होगा या फोर व्हीलर होगा, किसी मड मड वाले रोड पे यदि आप जाते हैं तो जो मड है वो टायर के बम्पर पे आके क्या करता है, बम्पर या मड गार्ड जिसको बोलते हैं, उस पर आके टच करता है। मतलब आप ये बोलेंगे मड गार्ड क्यों प्रोवाइड करवाया होता है, क्योंकि वो क्या करता है कि जो मड आ रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आउटवर्ड आती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो वो जो आपके पास फोर्स आ रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी हुई, जो कोई ऐसी फोर्स जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और जो ऑब्जेक्ट है किसी कारण आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है। बड़ा सही से एग्जांपल लेता हूँ मैं, कई बार आप बस में बैठे होते हैं और जब कभी भी टर्न काटा जाता है, जब कभी भी टर्न काटा जाता है तो जो आपके पास ड्राइवर होता है जो उसको ड्राइव कर रहा होता है वो ब्रेक को अप्लाई करता है और उसकी स्पीड को कम करता है। क्यों, क्योंकि ताकि जो व्हीकल है उसको वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, और वो उस टर्न को काट सके, ठीक है। और जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, उस टाइम पे जो पैसेंजर या बैठे होते हैं उनको एक जर्क लगता है जिसके कारण उनकी बॉडी आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफरेंस आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो मेरे पास डिफरेंस की बात करेंगे। जब हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, तो हमने ये बोला गया डिफरेंस क्या है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। तो हमने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, तो हमने ये बोला कि ये हमेशा ही टुवर्ड्स द सेंटर, किसी बॉडी के सेंटर की तरफ लगती है, ये सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ लगती है ये फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये हमेशा ही बाहर की तरफ लगती है, ठीक है। ये जो होती है हमेशा फोर्स जो होती है वह आउटवर्ड लगती है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला, सेकेंड पॉइंट मैंने बोला, इट एक्ट्स ऑन ए बॉडी व्हेन इट रोटेट्स इन ए सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में होता है तभी आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है, रोटेटिंग फ्रेम में होती है, तब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। सेंट्रीपिटल जो होती है वो रियल फोर्स है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अपेरेंट फोर्स है और फिक्टियस फोर्स भी बोल सकते हैं आप इसको, या तो शूडो फोर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज नीडेड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी, ये सिर्फ आपके पास जो सर्कुलर, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तभी लगती है आपके पास, और इसके लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं होती, इट इज नॉट नीडेड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अभी देखिए एक इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के लिए। तो इसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि आपके पास कोई कार या व्हीकल था जो टर्न काट रहा था, ये टर्न काट रहा था
यहां से लेकर यहां तक किसका रेडियस आर आ गया। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो एम बी स्क्र अपॉन आर है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में होता है तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई एम बी स्क्र अपॉन आर। एम इसका स्मॉल मास आ गया, बी इसकी वेलोसिटी आ गई। इसी तरह से आपने ये बोला कि इस ऑब्जेक्ट पे या कार पे या व्हीकल पे जो रिएक्शन है वो अपवर्ड लग रहा है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि रिएक्शन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कहाँ को लगता है, अपवर्ड ही लगता है। कुछ इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो आप हायर स्टडी में स्टडी करेंगे। तो रिएक्शन हमेशा अपवर्ड लगेगा, तो वेट जो होगा वो ऑब्जेक्ट का कहाँ को लगेगा, वो डाउनवर्ड लगेगा। और साथ में जो टायर्स होंगे उसके बीच में आपके पास क्या लगेगी, टायर्स के बीच में एक फोर्स लगेगी, और वो जो फोर्स होगी टायर्स के बीच में वो आपके पास फोर्स होगी फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये सारा आप कंसिडर में लिख सकते हैं कि आपने कार कंसिडर की, और वो जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। सर्कल, उसका जो सर्कल है उसका रेडियस आर है, और उसके साथ भी जो है उसकी वेलोसिटी है, और उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार, कौन कौन सी फोर्सेस कार के ऊपर लग रही हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है वेट। तो जो वेट है वो mg, मैंने पहले बताया वो कहाँ को लगेगा, कार का वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लग रहा है। और यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि कहाँ को लग रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही लग रहा है। उसी तरह से सेकंड पॉइंट में मैंने बोला कि जो रिएक्शन होता है वो हमेशा कहाँ को लगता है, अपवर्ड। तो आपने भी देखा यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं उसमें जो आर होता है कैपिटल, वो अपवर्ड लगता है आपके पास ग्राउंड में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो स्मॉल एफ, स्मॉल एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, वो किस किस के बीच में लगती है, वो टायर्स ऑफ द कार के बीच में लगती है, वो भी रोड के ऊपर। फिर आपने बोला कि सिंस द कार इज नॉट एक्सेलरेटेड इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, कार जो वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है, देयर फोर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, नेट फोर्स कार के ऊपर कितनी लगेगी। तो आपने ये मैंने बताया आप लोगों को कि जब आर ऊपर की तरफ लगता है और एम जी डाउनवर्ड लगता है, तो उस केस में यदि मान लिया आपके पास ये सिचुएशन है, तो जब आपके पास आर ऊपर की तरफ लग रहा है, रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, वेट एम जी क्या कर रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल टू एम जी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो जब इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। और आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एम जी के बराबर हो गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा इसका, जो इसका एक्सप्रेशन आएगा उसमें मैंने यहाँ पिछली इक्वेशन में मैंने क्या निकाला था, पिछली इक्वेशन में मैंने निकाला देखिए, पिछली इक्वेशन में मैंने निकाला था r इज इक्वल टू एम जी। बट आपको पता है कि एफ सी किसके बराबर होता है, एफ सी आपके पास होता है एम बी स्क्र अपॉन आर के बराबर। अभी आपने आपको ये भी मैंने बताया साथ में कि जो टायर्स और रोड होंगे उसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो वो जो फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास आएगा स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। ये फोर्स ऑफ आपके पास क्या होगी, फ्रिक्शन होगी, ठीक है। अभी मैंने क्या काम किया, देखिए एक फोर्स आपके पास ये आ रही है, दूसरी फोर्स आपके पास ये आ रही है, दो फोर्सेस आ गई ना। एक फोर्स आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है, दूसरी फोर्स आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रही है। तो ये दोनों आप डायग्राम में भी देखेंगे तो दोनों क्या आ रही हैं आपके पास, इक्वल एंड अपोजिट आ रही है। डायग्राम देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट आ रही है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये फोर्स इसके तरफ है और एक फोर्स इस तरफ लगेगी, ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट आ रही है। जब इक्वल एंड अपोजिट आ रही है तो इनको इक्वेट कर देते हैं। जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एम बी स्क्र अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी के बराबर। एम से एम चला गया तो आपके पास आया वी स्क्र अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। फिर आपने क्या काम किया, यहाँ से आपने वी स्क्र ऐसे लिखा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया,
तो आर म्यू इंटू जी आ गया। फिर आपने इसको रूट की फॉर्म में लिख दिया, तो वी इज इक्वल टू रूट आर म्यू जी के बराबर आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन निकला। ये एक्सप्रेशन का यूज किया देख लीजिए आपने, मैंने पहले बताया था ना आपको कि आपके पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा आपके पास स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर हो गया, तो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी हो गया। दोनों को इक्वेट किया, तो इक्वेट करने के बाद आपके पास एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी हो गया। तो फिर आपने सॉल्व किया, तो वी इज इक्वल टू म्यू इंटू जी इंटू आर हो गया। तो ये मैक्सिमम स्पीड है, ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम स्पीड है। यदि कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से ज्यादा टर्न को काटने की कोशिश करेगा, या कोई कार है, व्हीकल है, तो आपके पास वो व्हीकल जो हो जाएगा वो रोड से स्किड कर जाएगा, वो रोड से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने आपको बताया। अब देखिए नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं वो मेरे पास आएगी नीड फॉर बैंकिंग ऑफ सर्कुलर रोड। सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, आपने कभी भी रोड के साइड में देखा होगा, जब रोड होता है तो जो कभी भी टर्न काटते हैं, जो टर्न काटते हैं तो इसकी एक एज डाउन होती है और दूसरी एज क्या होती है, अप होती है। कभी भी देख लीजिए लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे, रोड पे आप चलेंगे, वही कोई टर्न होगा, कोई मोड़ होगा, तो उसकी एक एज जो होगी वो डाउन होगी और दूसरी एज क्या होगी, अप होगी। और उसको थोड़ा सा क्या किया होगा उन्होंने, स्लैंट हाइट की तरफ, मतलब इस तरह से स्लैंट हाइट बनाई होगी। ऐसा क्यों बनाया होता है, इसका कारण ये है कि उसको प्रॉपर क्या मिल पाए, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल पाए। यदि वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगी, वो तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो उस टर्न को काट नहीं पाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास, मान लिया कि आपके पास कोई ये रोड था, वैसे तो एंगल कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो टर्न काटना था तो उन्होंने कुछ एंगल उस पर दे दिया, वो एंगल थीटा दिया, और ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे रिएक्शन अपवर्ड लेगा, और वो जो रिएक्शन होगा वो दो कंपोनेंट में काटेगा। एक आपके पास आर कोस थीटा होगा, दूसरा आपके पास आर साइन थीटा होगा। और आपको पता है कि जो आर कोस थीटा होता है वो हमेशा किस में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और आर साइन थीटा किस में होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में। और वेट एम जी हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड लगता है। तो आपने ये बोला हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि आप व्हीकल कैन नॉट रिमेन ऑन द फ्लैट सर्कुलर रोड। जो व्हीकल है कभी भी फ्लैट सर्कुलर रोड पे नहीं रह सकता। इफ इट स्पीड एक्सीड्स द स्पीड, जब उसकी स्पीड जो होती है वो इससे क्या हो जाती है, एक्सीड कर जाती है। मैंने पहले बताया आपको, तो इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करवाने के लिए। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए जो रोड होते हैं उनको बैंक्ड किया होता है। बैंक्ड का मीनिंग क्या हो गया कि उसकी आउटर एज जो होती है रोड की, वो थोड़ी सी क्या की होती है, रेज की होती है, मतलब ऊपर उठाई होती है, ए लिटिल अबव द इनर एज। इनर एज से उसको क्या किया था, थोड़ा सा ऊपर उठाया होता है। द बैंकिंग एंगल थीटा इज अचीव बाय राइजिंग द level of road as we move from the इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कर्व रोड। मैंने पहले बताया आपको कि एक एज डाउन होती है और एक एज क्या होती है, अप होती है, ताकि उस ऑब्जेक्ट को, कार को, व्हीकल को, बस को, ट्रक को, वटेवर जो भी रोड पे मूव कर रहा है उसको, इट विल गेट अ नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास आ रहा है, कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड। कोई कार है, उस कार को वो सर्कुलर रोड पे मूव कर रही है। जब कोई कार सर्कुलर रोड पे मूव कर रही है, उसके लिए हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है। तो उसके लिए ये बोला गया कि आपने एक कार कंसिडर कर ली जिसका मास m है, वो बैंक रोड के ऊपर खड़ी है, जिसका रेडियस आपके पास कितना आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वो इस तरह से डायग्राम आपके पास आ रहा है, उसी तरह से बताया था। ठीक है, अभी देखिए आपके पास ये जो रोड आ रहा है, ठीक है, ये जो रोड आ रहा है मैंने बताया था, तो इसमें आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा इसका। तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या था कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी। तो डायग्राम में आपको मैंने पहले बता दी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी। देख लीजिए दोबारा से डायग्राम को।
इस डायग्राम में रिएक्शन आर एक तरफ लग रहा था, आर कोस थीटा दूसरी तरफ लग रहा था, आर साइन थीटा दूसरी तरफ लग रहा था, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, वेट mg डाउनवर्ड लग रहा था। और वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और मैंने बताया आपको कि वेट mg हमेशा ही ऑब्जेक्ट का कहाँ को लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। और इस केस में भी जो वेट w इज इक्वल टू एम जी है वो वर्टिकली कहाँ को लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ को लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। और जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैंने पहले बता दिया। एक आपके पास होता है आर कोस थीटा, और दूसरा आपके पास क्या होता है, आर साइन थीटा। तो जो आर कोस थीटा होता है वो हमेशा ही वेट के क्या कर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जो आर साइन थीटा होता है वो आपके पास सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ के ऊपर लगता है, जो कि उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अभी यहाँ पे इस डायग्राम को यदि आप ये ध्यान से देखें तो आर साइन थीटा इस तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ को लगेगी, इसके ऑपोजिट लगेगी। ठीक है, तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अपोजिट लगेगी तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि आर साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, एम बी स्क्र अपॉन आर के इक्वल आ रहा है आपके पास। ठीक है, देख लीजिए, आर साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल आ गया, आर साइन थीटा आपके पास आ गया एम बी स्क्र अपॉन आर के बराबर आ गया। ठीक है, उसी तरह से दूसरी बार आप देखेंगे तो आपके पास जो वेट होगा, देख लीजिए ये वेट आपके पास आ रहा है एम जी, ये डाउनवर्ड लग रहा है तो आर कोस थीटा इसके ऑपोजिट लग रहा है, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, आर कोस थीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो गया, एम जी के इक्वल हो गया। इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अभी आप क्या काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास आर साइन थीटा को आपने डिवाइड कर दिया आर कोस थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा एम बी स्क्र अपॉन आर इज डिवाइड बाई एम जी, एम से एम चला गया, आर से आर चला गया, तो इसका मतलब आपके पास टेन थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया, बी स्क्र अपॉन आर के, और साथ में आपके पास आएगा जी। तो इसका मतलब आपके पास टेन थीटा आपके पास हो गया बी स्क्र और जी के बराबर हो गया। ठीक है, अभी आपने यहाँ से क्या निकालना है, वी स्क्र, तो वी स्क्र आपके पास आ गया आर जी टेन ऑफ थीटा। तो जब आपने वी निकालना सिंपली तो इसका क्या लेना पड़ेगा, रूट, या आर जी, और आपके आर जी इंटू टेन थीटा के बराबर आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो ये आपका एक्सप्रेशन था जो मैंने बताया। ठीक है, बाकी के टॉपिक जो है कल करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।